हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2023 के लिए सेट प्रैक्टिस। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जीके जीएस और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का सेट नंबर 13 का। इससे पहले हम लोग 12 सेट कर चुके हैं और 13 सेट आपके हिंदी का कर चुके हैं। अगर ये सारे वीडियो देखना है आपको तो जाइए चैनल पर, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, वहाँ से आप एक एक करके सारे वीडियो को बिल्कुल आसानी से देख पाएंगे। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़िए और टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, क्योंकि 5K सब्सक्राइबर का हमारा टारगेट है। आप लोग जल्दी पूरा कीजिए और आप लोग शेयर करेंगे वीडियो को, तभी तो पूरा होगा हमारा टारगेट। ठीक है। और हमारा टारगेट मतलब आपका भी टारगेट है। जैसे आपका एसएससी जीडी का टारगेट है, वैसे भी मेरा भी एसएससी जीडी का टारगेट है कि आप लोग को बढ़िया से कंटेंट दिया जाए, कि आप लोग को पेपर में कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं हर एक प्रश्न के साथ बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आती है। और तौकीर आलम जिन्होंने उत्तर दिया था कि 16 प्रश्न मेरे सही हुए और अंतिम प्रश्न का भी उन्होंने राइट आंसर दिया था। तो ऐसे ही आपको भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देते चलना है और आपके कितने सही हुए ये भी बताते चलना है। ठीक, बस आपको इतना करते चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। आपके स्क्रीन पे पहला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? देखिए 5 सेकंड के अंदर आपको उत्तर करना है। कहाँ? कॉपी पर, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि पेन कॉपी लेकर बैठें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और जब वीडियो समाप्त होगा तो अपना स्कोर शेयर कर देंगे कमेंट बॉक्स में, R4 राइट और W4 रॉन्ग करके। ठीक है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो याद रखेंगे दोस्तों, लक्ष्मण सेन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो गीत गोविंद के रचयिता जो कि जयदेव हैं, इनका संरक्षण किसने दिया था? तो लक्ष्मण सेन के द्वारा दिया गया था। ये लक्ष्मण सेन है कहाँ के राजा? तो ध्यान रखेंगे लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का नवाब था। ठीक है। लक्ष्मण सेन कौन था? बंगाल का नवाब था और इसने जयदेव का संरक्षण दिया था। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्त की थी? शाहजी कौन है दोस्तों? आपको पता है? जी बिल्कुल, शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? शाहजी था। और शिवाजी की माता का नाम क्या था, ये आपको पता है? तो उनकी माँ का नाम जीजाबाई था। क्या था दोस्तों? जीजाबाई। यानी पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था शिवाजी का। अब आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। तो शाहजी ने किससे पुणे की जागीर प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह से शाहजी ने पुणे का जागीर प्राप्त किया था। देखिए शाहजी भोसले, अभी मैंने बताया कि शिवाजी के पिता थे और शिवाजी की माता जीजाबाई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्न बोल रहे हैं, कि मुगल वंश का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है कि मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? यानी कौन सा अधिकारी है जिसका संबंध ठगी के दमन से था? ऑप्शन है हेस्टिंग, स्लीमैन, बेंटिंग और ऑकलैंड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लीमैन। तो स्लीमैन ये अधिकारी है जिसका संबंध ठगी से था, यानी ठगी का जब दमन किया जा रहा था तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था सलीमन। अच्छा, ठगी का दमन कब किया गया था? तो याद रखेंगे 1830 में सलीमन और राजा राम मोहन राय के द्वारा मिलकर इस कार्य का अंजाम दिया गया था। 1830 में संबंध था ठगी के दमन से। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा इस प्रश्न को डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो भारत का पहला स्वतंत्रता प्रभार का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। और इन्होंने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इन्होंने सती प्रथा का समाप्त किया था। यानी बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के द्वारा 1829 में, याद रखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1829 में सती प्रथा जो भारत में लगातार चल रही थी, तो सती प्रथा का अंत किया दोस्तों 1829 में। बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दिए थे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कांडला, मंगलौर,
चेन्नई या मद्रास या फिर हल्दिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, आपको दिख रहा होगा सी, चेन्नई या मद्रास इसका राइट आंसर होगा। ये जो है चेन्नई या मद्रास कृत्रिम बंदरगाह है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, जिसको बोलते हैं हम लोग कृत्रिम बंदरगाह। तो चेन्नई या मद्रास इसका सही उत्तर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। आइए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो आप बोलेंगे सर कांडला तो गुजरात में है, ठीक है। और ये कैसा है, तो प्राकृतिक है। कैसा है दोस्तों, प्राकृतिक है। बात करेंगे दोस्तों मंगलौर का, तो ये जो स्थित है दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। और ये भी कैसा है, प्राकृतिक बंदरगाह है। आइए हल्दिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हल्दिया बंदरगाह जो है दोस्तों यह वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है हल्दिया, और ये भी आपका प्राकृतिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई या मद्रास, जो कि कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। और बात करते हैं दोस्तों, एक मार्मू गोवा है, ठीक है। मार्मू लिख देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगा। मार्मू गांव क्या है दोस्तों, मार्मू गांव। पूछा जाता है कि मार्मू गांव कहाँ स्थित है, तो गांव से क्या याद रखना है, गोवा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न है, आपसे पेपर में पूछा जाता है बार बार। तो मार्मू गांव बंदरगाह का कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गोवा में है, और ये भी एक प्राकृतिक है, ठीक है। अब आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, पाराद्वीप क्या पूछे हैं दोस्तों, पाराद्वीप बंदरगाह कहाँ स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। ऑप्शन है स्थगन, निंदा, कटौती, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 25 नंबर सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती। तो कटौती का प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा वन लाइनर के रूप में याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगले सवाल को। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं, यानी राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कौन सा देश से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक एक करके हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यूएसए के बारे में बात करते हैं, यानी अमेरिका से। तो ध्यान रखेंगे मेरी बातों को आप लोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया कहाँ से, यूएसए से, यानी अमेरिका से। अब बात करते हैं दोस्तों कनाडा के बारे में, ठीक है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है, ध्यान रखेंगे। संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति की विचारधारा, राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना आदि कहाँ से लिया गया है, कर्नाटक से, कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखेंगे दोस्तों बस एक ही चीज़ को, संघीय व्यवस्था, ठीक है। यही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। आपको ऑप्शन में ब्रिटेन दिख रहा है, इससे भी जानते हैं दोस्तों, ब्रिटेन से हम लोग विधि का शासन लिए हैं, ठीक है। क्या लिया गया है, विधि का शासन, विधि का शासन लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से। और कुछ लिया गया है, लिया गया है, लेकिन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। एक प्रश्न आपसे और बार बार पूछा जाता है कि समवर्ती सूची, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। आइए देखते हैं अब अगले सवाल को। युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है, यानी जब नदी का युवा अवस्था चल रहा होगा उस समय कौन सा आकृति नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता, यह प्रश्न है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके ज्योग्राफी से पूछे ही जाते हैं। देखिए नदियों की 3 अवस्था होती है, एक युवा अवस्था होती है, दूसरा प्रौढ़ अवस्था होती है, और तीसरा जो है वृद्धावस्था यानी बूढ़ापन का स्थिति भी नदी की आती है। देखिए युवा अवस्था में नदी जो है ना अपर्दन करती है, क्या करती है दोस्तों, अपर्दन करती है, याद रखेंगे। जब प्रौढ़ अवस्था आता है तो परिवहन करती है, क्या करती है दोस्तों, परिवहन का कार्य करती है। और जब वृद्धावस्था आ जाती है तो निक्षेपण करने लगता है नदी के द्वारा, ठीक है। नदी क्या करने लगती है, निक्षेपण करने लगती है, याद रखेंगे।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों, युवा अवस्था में नदी जो है कौन सा आकृति नहीं बनाती है। ऑप्शन था कैनियन, एस्चुअरी, गार्ज या फिर जलप्रपात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्चुअरी नहीं बनाती है दोस्तों। यानी कैनियन, गार्ज और जलप्रपात बनाती है युवावस्था में नदी, लेकिन एस्चुअरी नहीं बनाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्चुअरी। ठीक, आइए बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और। देखिए, प्रौढ़ अवस्था में नदियों द्वारा बनाई गई आकृति होती है डेल्टा और एस्चुअरी। एस्चुअरी कब नदी बनाती है, प्रौढ़ अवस्था में। कौन सा अवस्था में दोस्तों, प्रौढ़ अवस्था में नदियां जो है एस्चुअरी बनाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका बोला जाता है। ऑप्शन ए है लाल रुधिर कणिका, आरबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा या फिर श्वेत रुधिराणु, WBC। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रुधिराणु, WBC। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, रक्षक कोशिका बोला जाता है हमारे शरीर का, यानी बॉडी का आर्मी इसको बोला जाता है। किसको, श्वेत रुधिराणु, WBC को। अच्छा, WBC बना किससे होता है दोस्तों, तो न्यूट्रोफिल्स की मदद से बनता है, जिसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या 60 से 70% मौजूद होती है WBC में, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको बोला जाता है शरीर का आर्मी बोला जाता है। तो यह क्या करता है, ये प्रश्न तो पूछा जाएगा ना, कैसे आप इसको आर्मी बोलेंगे। देखिए, इसमें जो न्यूट्रोफिल्स की कणिकाएं होती है ना दोस्तों, वो क्या करती हैं, रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण कर लेती है, यानी इनको मार देती है। जो हमें रोग पैदा करते हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको मार देते हैं, वैसी बैक्टीरियाज को। ठीक है, और बात करें दोस्तों WBC का, तो WBC का एक नाम होता है ल्यूकोसाइट। क्या नाम होता है, ल्यूकोसाइट। WBC का एक और नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ल्यूकोसाइट किसको बोला जाता है, तो याद रखिएगा WBC को ही ल्यूकोसाइट बोला जाता है। आइए थोड़ा आप डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। RBC के बारे में आपको पता है कि इसका निर्माण जो है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, और इसकी मृत्यु कहाँ होती है, यकृत में होती है दोस्तों। RBC की मृत्यु कहाँ हो जाती है, यकृत में हो जाती है। तो यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि RBC का कब्रगाह किसको कहा जाता है। तो RBC का दोस्तों कब्रगाह की बात करें तो यकृत को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, यकृत को RBC का कब्रगाह बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्लेटलेट्स आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये क्या करता है दोस्तों, तो यह रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। कौन, प्लेटलेट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे अगर WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है, WBC की संख्या में वृद्धि हो जाती है तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और RBC में वृद्धि ज़्यादा होगा तो पॉलीसेथीमिया बीमारी हो जाती है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। हमारे शरीर में धमनियों का क्या काम है। तो दोस्तों हमारे शरीर में धमनियों का कार्य की बात करें तो ये क्या करता है ना, शुद्ध रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। शुद्ध रक्त किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो, उसको शुद्ध रक्त हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हृदय से रुधिर का वहन करना पूरे बॉडी में, यह धमनी का कार्य है। आइए बात करते हैं, और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं धमनी में, तो आर्टरी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। 1942 में, 1943 में, 1944 में या फिर 1946 में। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था 1942 में, याद रखेंगे। आइए भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, जो कि पेपर में बार बार रिपीट किया जाता है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था 8 अगस्त, और अभी मैंने बताया 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया। किसने शुरुआत किया, तो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था दोस्तों। और उनका इस आंदोलन के दौरान एक कथन था कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। ये किसने बोला था, महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये कथन भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे करके सवाल पूछे जाएंगे। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था दोस्तों। दूसरी तरफ बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने, जो कि हजारीबाग के सेंट्रल जेल में बंद थे, वहां से ये फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
विंस्टन चर्चिल थे। याद रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। WTA चेन्नई ओपन 2022 का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मैग्डा लिनेट, ऑप्शन बी लिंडा फोवेटियो, नातेला जालमीजे, गैब्रियल डेब्रोस्की। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 31 का राइट आंसर लिंडा फोवर्टिवा। याद रखेंगे, WTA चेन्नई ओपन 2022 जीत लिया है। आइए बात करते हैं अगले सवाल का। किस राज्य में पहली बार नागा मिर्च महोत्सव 2022 आयोजित हुआ? तो आप लोग तो नागा से ही समझ गए होंगे, नागालैंड इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नागा मिर्च महोत्सव 2022 का आयोजन नागालैंड में किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क, याद रखेंगे बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। तो 33 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी, यह किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, और यहाँ इन्होंने 26 बौद्ध गुफाओं की सूचना दी है। यह किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह कौन है? ऑप्शन ए HIV, TMV, MFDV, बैक्टीरियोफेज। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बैक्टीरियोफेज जो है दोस्तों यह एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा जाता है। जो बैक्टीरिया को क्या करता है दोस्तों? खा जाता है। बात करें दोस्तों जीवाणु, जीवाणु जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव कौन होते हैं? जीवाणु होते हैं। यह प्रश्न आपसे पेपर में पूछा जाता है। देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग बीमारी के बारे में। देखिए, जो सर्विस कैंसर होता है, हर्पिस एड्स होता है, डेंगू बुखार आप लोग नाम सुने होंगे, पोलियो चेचक नाम सुने होंगे, चिकन पॉक्स का नाम सुने होंगे, ये सारे के सारे वायरस से बीमारी होते हैं। बात करें जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? याद रखेंगे, टाइफाइड बुखार, हैजा, टेटनस, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, डिप्थीरिया, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से बीमारी फैलते हैं। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज इसको बोलते हैं जो बैक्टीरिया को खा जाता है। आइए बात करते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित आहार श्रृंखला में कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म जलीय पादप, सूक्ष्म जलीय जंतु, फिर मछली, और उसके बाद किसका नंबर आएगा? मनुष्य का आएगा। और इस आहार श्रृंखला में दोस्तों मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान मिलेगा। सूक्ष्म जलीय पादप पहले, उसके बाद सूक्ष्म जलीय जंतु, फिर मछली और मनुष्य। तो आप लोग आहार श्रृंखला के बारे में समझते हैं ना अच्छे से। देखिए, हरे पौधों को हम लोग उत्पादक वर्ग में तो रखते हैं, यानी हरे पौधों को उत्पादक रूप में रख देते हैं। उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहेंगे? जो हरे पौधों को अपना भोजन बना लेता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात करें तो जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन बनाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे दोस्तों ध्यान रखेंगे, पेड़ पौधा हो गया, ये आपका उत्पादक में आ जाएगा। जो पेड़ पौधा को खाएगा वो प्रथम उपभोक्ता में आ जाएगा, और जो दोस्तों जो पेड़ पौधा को खाया प्रथम उपभोक्ता, इसको जो खाएगा वो द्वितीय उपभोक्ता में चला जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मनुष्य की बात करें दोस्तों तो प्राथमिक उपभोक्ता भी है और द्वितीय उपभोक्ता भी है, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे को भी खाता है, और जो पेड़ पौधा को खाने वाले हैं जैसे हिरन है दोस्तों, कोई छोटे छोटे जानवर है उसको मनुष्य क्या करता है? खा जाता है। जैसे बकरी हुआ, ठीक है, इस सब को मनुष्य सेवन करता है, पेड़ पौधा का भी सेवन करता है। तो मनुष्य कभी कभी प्राथमिक उपभोक्ता भी बन जाता है और कभी कभी द्वितीय उपभोक्ता भी बन के तैयार हो जाता है। कौन? मनुष्य।
तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किसके अपघटन से निकलती है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ग्लूकोज अणु, ऑप्शन सी जल अणु, ऑप्शन डी पायरुविक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 37 का ऑप्शन नंबर डी जल अणु। यानी प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति जल अणु के अपघटन से निकलती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। अच्छा, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। 6CO2 प्लस 6H2O, जब आप इसको सूर्य की प्रकाश में रखेंगे, ठीक है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो क्या बन के तैयार होता है दोस्तों? याद रखेंगे 6H12O6 प्लस का 6O2 और 6H2O प्लस ऊर्जा निकलता है। याद रखेंगे इस समीकरण को। नेक्स्ट, विश्व में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब है। तो खनिज तेल विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक सऊदी अरब है, याद रखेंगे। आइए देखते हैं अब अगले सवाल का। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके पेपर के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अस्थायी आवास का अधिकार। इसका उल्लेख आपके संविधान में नहीं मिलता है लेकिन उच्चतम न्यायालय को ऐसा लगता है कि अस्थायी आवास का अधिकार को मौलिक अधिकार में रखना चाहिए, तो उसने रख दिया है। किसने? उच्चतम न्यायालय के द्वारा रखा गया, हालांकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है और इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। आइए बात करते हैं अब अगले सवाल का। तो दोस्तों लगता है कि आज का अंतिम प्रश्न को मैं ऐड ही नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए माफ़ी। लेकिन आप लोग के 19 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात करें दोस्तों कि जो भी वीडियो के दौरान मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का उत्तर भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और अपना स्कोर भी शेयर करना है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ इस वीडियो को पहुँचाइए दोस्तों। लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में वीडियो को पहुँचाते रहना है, ठीक। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना है और PDF के लिए टेलीग्राम से भी जुड़ना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग को जय हिंद, जय भारत।